नमस्कार साथियों, पर्याय क्लासेस में आपका स्वागत है। हम भारत के मध्यकालीन इतिहास को पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में हम मोहम्मद गौरी और दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ते हैं हम। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन शाम गौरे था। मोहम्मद गौरी 1176 में गजनी का सिंहासन संभाला। मोहम्मद गौरी ने भारत पर तुर्क राज्य की स्थापना की। इसका पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर हुआ। संसवानी वंश के मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण 775 में मुल्तान पर हुआ। गोमल दर्रे से होकर के डेरा इस्माइल खां होते हुए सिंध पहुंचने का मार्ग उस समय का सबसे प्रचलित मार्ग था। मोहम्मद गौरी ने इसी मार्ग से सिंध पर आक्रमण किया और मोहम्मद गौरी से पहले आक्रमण भी इसी मार्ग से हुआ। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय मुल्तान पर करमाथियों का शासन था। मोहम्मद गौरी ने सरलता से उन्हें पराजित कर दिया और मुल्तान को जीत लिया। मुल्तान पर अधिकार करने के बाद उसने उच्च एवं निचले सिंध को भी जीत लिया। अब मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण। इसका दूसरा आक्रमण पाटन यानी कि गुजरात में हुआ, जो कि 1176 ईस्वी में हुआ, जो कि भट्टी राजपूतों से इस राज्य को छीन लिया था। भट्टी या भाटी, ठीक है, बात एक ही है। अब होगा तराइन का युद्ध। तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ। मोहम्मद गौरी ने 1186 में गजनवी वंश की अंतिम शासक से लाहौर की गद्दी छीन ली। वह भारत के हिंदू क्षेत्रों में प्रवेश के लिए तैयार करने लगा। गौरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं के बीच पहला युद्ध सन 1191 में थानेसर के पास तराइन के मैदान में हुआ। गौरी के पास 1,20,000 सैनिकों की विशाल सेना थी, जिसमें हजारों की संख्या में घुड़सवार थे। उधर पृथ्वीराज चौहान की सेना 1 लाख के लगभग थी और उनकी सेना में हजारों हाथी थे। इस युद्ध में गौरी की भारी पराजय हुई, क्योंकि उसकी घुड़सवार सेना हाथियों का मुकाबला नहीं कर सकी। गौरी की अधिकांश सेना मारी गई। बचे कुचे साथी गौरी के साथ छोड़कर इधर उधर भाग गए। घायल अवस्था में गौरी पकड़ा गया। कहा तो यह जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार गौरी को माफ़ किया, लेकिन इस दावे की विश्वसनीयता कम है, यानी कि ये कोई इसका प्रूफ नहीं मिला है कि 17 बार उसे हराया था। अब तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में, यानी कि 1 साल के बाद ही। सन 1192 में उसने अधिक बड़ी संख्या सेना लेकर फिर से भारत पर हमला किया। उसी तराइन के मैदान में उसका मुकाबला फिर पृथ्वीराज चौहान के एवं उसके साथियों की सेनाओं से हुआ। इसका परिणाम भी पहले जैसा ही रहने वाला था, लेकिन यहाँ गौरी ने एक चाल चली। हिंदू राजाओं का नियम था कि युद्ध हमेशा सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले लड़े जाते हैं। सूर्यास्त होते ही युद्ध बंद कर दिया जाता था। मोहम्मद गौरी नियम को जानता था, लेकिन अपनी संस्कृति के अनुसार उसे मानता नहीं था। उसने एक दिन भोर में ही पृथ्वीराज की सेना पर आक्रमण कर दिया। तब तक उनकी सेना तैयार तो क्या जाग भी नहीं पाई थी, इसलिए थोड़े समय में ही पृथ्वीराज की सेना का बहुत बड़ा भाग नष्ट हो गया और बची हुई सेना बिखर गई।
जब तक पृथ्वीराज चौहान कुछ समझ पाते तब तक उनको गौरी के सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया और उसे बंदी बना लिया गया। यानी कि पृथ्वीराज चौहान थे, उनको धोखे से बंदी बना लिया गया। तो ये थे मोहम्मद गौरी के बारे में फैक्ट्स। चलिए आगे देखते हैं। अब आती है दिल्ली सल्तनत और वहाँ के प्रमुख राजवंश। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों को देखें तो देखिए, पहले आता है गुलाम वंश, जो कि 1206 से 1290 के बीच में रहता है। इसमें आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और गियासुद्दीन बलबन। फिर आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश 1190 से 1320 तक रहता है, अलाउद्दीन खिलजी आते हैं। तुगलक वंश 1321 से 1413 तक रहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक एवं फिरोज शाह तुगलक आते हैं। सैयद वंश 1414 से 1450 तक चलता है, खिजर खां इसे चलाते हैं, मुख्य शासक थे। आगे है लोधी वंश, जो कि 1441 से 1526 तक रहे और इसके राजा थे इब्राहिम लोधी। तो आपको क्रम पूछ लिया जाता है कि क्रम के हिसाब से वंशों को लिखिए। तो सबसे पहले आएंगे गुलाम, फिर गुलाम होंगे खिलजी, खिलजी होंगे तुगलक, तुगलक होंगे सैयद, सैयद होंगे लोधी वंश। सबसे लास्ट था लोधी वंश, सबसे पहला था गुलाम वंश। गुलाम वंश के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। सबसे कुतुबी राजवंश था। कुतुबुद्दीन ऐबक इसके संस्थापक था, जो कि 1206 से 1210 तक रहे। फिर आराम शाह आते हैं, जो कि 1210 से 1221 तक रहते हैं। फिर शमशी राजवंश आते हैं, गुलाम वंश में ही इल्तुतमिश था इसका संस्थापक। फिर रकनुद्दीन फिरोज आते हैं, रज़िया सुल्तान आती हैं, मुइजुद्दीन बहराम शाह आते हैं, अलाउद्दीन मसूद शाह आते हैं और नसीरुद्दीन महमूद आते हैं। ये इनका टाइम पीरियड दिया गया है घटते क्रम में। फिर ममलूक या गुलाम वंश आते हैं। कुतुब-उद-दीन ऐबक एक गुलाम था जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। वह मूल रूप से तुर्क था। उसके गुलाम होने के कारण ही इस वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। तो कुतुबुद्दीन एक गुलाम था और गुलाम के कारण इसे गुलाम वंश कहा जाता है। ऐबक 4 साल तक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना रहा। उसकी मृत्यु के बाद 1210 ईस्वी में आराम शाह ने सत्ता संभाली, परंतु उसकी हत्या इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में कर दी। इल्तुतमिश की सत्ता अस्थायी थी और बहुत से मुस्लिम अमीरों ने उसकी सत्ता को चुनौती दी। कुछ कुतबी अमीरों ने उसका साथ भी दिया। उसने बहुत से अपने विरोधियों को क्रूरता से दमन कर दिया और अपनी सत्ता को मजबूत किया। इल्तुतमिश ने मुस्लिम शासकों से युद्ध करके मुल्तान और बंगाल पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया, जबकि रणथंबोर और शिवालिक की पहाड़ियों को हिंदू शासकों से प्राप्त किया। इल्तुतमिश ने 1236 ईस्वी तक शासन किया। इसकी मृत्यु के बाद दिल्ली की सल्तनत में बहुत सारे कमज़ोर शासक रहे, जिनमें उसकी पुत्री रज़िया सुल्तान भी शामिल थी। तो रज़िया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की थी। यह क्रम गियासुद्दीन बलबन, जिसने कि 1266 से 1287 ईस्वी तक शासन किया, इसके संभालने तक जारी रहा। बलबन के बाद केकुबाद ने सत्ता संभाली। उसने जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को अपना सेनापति बनाया। खिलजी ने केकुबाद की हत्या करके सत्ता संभाली, जिससे गुलाम वंश का अंत हो गया। तो खिलजी ने की थी, किसने? कौन से खिलजी ने? अलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने। अलाउद्दीन इसकी हत्या कर देंगे और यहाँ पे खिलजी वंश का समापन हो जाएगा। सॉरी, खिलजी का नहीं, गुलाम वंश का समापन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
गुलाम वंश के शासक एवं उनका शासनकाल, ये उनका टाइम पीरियड दिया गया है। सभी शासकों को आप देख सकते हैं। देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। आपने देखी मूवी देखी हो तो शायद कुतुबुद्दीन ऐबक ही लेटर लेके आते हैं पृथ्वीराज चौहान के पास। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के लिए लाख बख्श यानी कि लाखों दान करने वाला कहा गया। तो लाख बख्श किसे कहा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में प्रारंभ कराया, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा किया था। तो किसकी याद में बनवाया? बख्तियार काकी की याद में बनवाया कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चोगम खेलते हुए घोड़े से गिरने के कारण हो गई थी। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली में स्थानांतरित कर ली थी। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की ऊपर की 2 मंजिल का निर्माण पूर्ण कराया था। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जिसे तुर्कान-ए-चहलगानी कहा गया। रज़िया दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली महिला सुल्तान थी। रज़िया सुल्तान का विवाह इल्तुतमिश से हुआ था। अल्तुनिया से हुआ था। नसीरुद्दीन मोहम्मद ऐसा सुल्तान था जो अपनी रोज़ी रोटी कुरान की नकल करके बेचकर और टोपी सीकर चलाता था। गियासुद्दीन बलबल दिल्ली सल्तनत का क्रूर शासक था। उसने अपने विरोधियों के साथ लोह एवं रक्त की नीति अपनाई। बलबन ने सिजदा प्रथा यानी कि झुककर नमस्कार एवं पावोस प्रथा यानी कि सुल्तान के पांव छूना प्रारंभ की तथा फारसी परंपरा का नवरोज उत्सव चालू किया। अब खिलजी वंश के शासक एवं उनका शासनकाल। सबसे पहले हैं जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह एवं नसीरुद्दीन शाह। खिलजी वंश के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो अंतिम शासक को मारकर, गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था उसे मारकर जो जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी थे उन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की। फिरोज़ खिलजी की हत्या उसके भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सफलता से प्रोत्साहित होकर सिकंदर-ए-शानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण कर ली। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जजिया कर यानी कि गैर मुस्लिम से ज़कात कर, धार्मिक कर, संपत्ति का 40% हिस्सा व आवास और चराई कर भी लिया। अलाउद्दीन ने बाज़ार नियंत्रण के लिए दीवान-ए-रियासत नामक अधिकारी की नियुक्ति की। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर नामक हिजड़े ने 6 वर्षीय बालक शहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बिठा दिया। मलिक काफूर ने सत्ता के लालच में शहाबुद्दीन को अंधा करवाकर स्वयं शासन करने लगा। मलिक काफूर सत्ता का सुख मात्र 35 दिन तक ही ले पाया। मुबारक शाह खिलजी ने उसकी हत्या करवा दी। कुतुबुद्दीन ऐबक मुबारक शाह सुल्तान बनने के बाद आलस्य, विलासिता, वासना आदि दुर्गुणों का शिकार हो गया। मुबारक शाह नग्न स्त्री पुरुष के साथ दरबार में आता था एवं कभी कभी स्वयं नग्न होकर दरबार में आता था। कौन? मुबारक शाह। तो सबसे वाहियात राजा था ये।
मुबारक शाह। खुसरो शाह हिंदू धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बना था तथा उसने स्वयं पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की थी। गाजी मलिक तुगलक ने खुसरो को युद्ध में परास्त करके तुगलक वंश की स्थापना की। अब आएंगे तुगलक वंश। ये तुगलक वंश के राजा हैं गियासुद्दीन तुगलक शाह, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक, अबू बकर, शिरुद्दीन मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह एवं नसरुद्दीन महमूद शाह। तुगलक वंश ने दिल्ली पर 1320 से 1413 तक राज किया। तुगलक वंश का पहला शासक गाजी मलिक था। इसने गियासुद्दीन तुगलक के नाम से शासन किया। वह मूल रूप से तुर्क भारतीय था जिसके पिता तुर्क थे और माँ हिंदू थी, और उसने दिल्ली के निकट एक नए नगर तुगलकाबाद को बसाया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उसकी हत्या अपने ही पुत्र जूना खान द्वारा की गई थी, जिसने 1325 ईस्वी में दिल्ली पर गद्दी प्राप्त कर ली थी। जूना खान ने अपना आधिपत्य मोहम्मद बिन तुगलक के से किया और 26 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया, जिसने दिल्ली सल्तनत का अमर इतिहास और आगे बढ़ाया। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 में गुजरात में उन लोगों को मारने के दौरान हुई जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ बगावत की थी। अब तुगलक वंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं हम। तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक ने अपने नाम के साथ ही गाजी यानी कि काफिरों का धावक शब्द प्रयोग किया था। गियासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः यह पहला सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण करवाया था। गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जोना खां मोहम्मद बिन तुगलक की गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सभी सुल्तानों के सबसे ज़्यादा शिक्षित एवं विद्वान था। मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन चलाने के विभिन्न विवादास्पद नीतियों को बनाई जो कि असफल रहीं। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख असफल नीतियाँ थीं। एक तो दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि करना, राजधानी परिवर्तन दिल्ली से देवगिरी करना, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना एवं खुरासान एवं कराचिल का अभियान करना। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे दूसरे कलर से कर देता हूँ। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही भारत में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं ने लिखा कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासन काल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 खराच यानी कि लगान, कुस्म युद्ध से लूट का माल और जजिया एवं जकात वसूल किया। 4 प्रकार के कर इसने छोड़े थे। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने का पहला सुल्तान था। फिरोज शाह तुगलक ने खिजराबाद यानी कि टेपरा एवं मेरठ में अशोक स्तंभ को लेकर के दिल्ली में स्थापित किया। फिरोज शाह तुगलक ने जाजनगर यानी कि उड़ीसा के शासक भानुदेव को हराया एवं जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया। फिरोज शाह ने नगरकोट स्थित ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त किया। 1300 ग्रंथों को लूटकर कुछ फारसी अनुवाद करवाया जिसे कि दलायते फिरोज शाही नाम दिया गया। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही लिखी। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद शाह था। नसरुद्दीन महमूद शाह का शासन
ने दिल्ली में आक्रमण किया था। चलिए अब आगे देखते हैं। सॉरी, अगला है सैयद वंश। सैयद वंश एक तुर्क राजवंश था जिसने दिल्ली सल्तनत पर 1415 से 1451 तक शासन किया। तमुरुद पर आक्रमण एवं लूट ने दिल्ली सल्तनत को बदमाशों ने छोड़ दिया और सैयद वंश के शासन के बारे में बहुत कम जानकारी है। इन्नीमरी शिम्मेल राजवंश के पहले शासक को खजर खां के रूप में नोट करता है, जिन्होंने तिमूर के प्रतिनिधित्व करने का दावा करके शक्ति ग्रहण की। दिल्ली के पास के लोगों ने भी उनके अधिकार पर सवाल उठाए। उनका अधिकारी मुबारक खान था, जिन्होंने खुद को मुबारक शाह के रूप में नाम दिया और पंजाब के 2 राज्यों को फिर से हासिल कर लिया। कोशिश तो की लेकिन असफल रहा। सईद वंश की शक्ति के साथ ही भारतीय महाद्वीप पर इस्लाम के इतिहास में गहरा परिवर्तन हुआ। शमीमल के अनुसार इस्लाम के पहले प्रमुख सुन्नी संप्रदाय पलता था। शिया गुलाम जैसे वैकल्पिक मुस्लिम संप्रदायों एवं इस्लामी संस्कृति के नए प्रतिस्पर्धा केंद्रों ने दिल्ली से परे जड़ें निकाली, यानी कि बाहर जड़ें निकाली। सैयद वंश का 1451 में लोधी राजवंश द्वारा स्थापित किया गया था। सैयदों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। सैयद वंश का संस्थापक खिज़र खां ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की। वह रैयत आला के नाम से संतुष्ट था। खिज़र खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुबारक खां गद्दी पर बैठा और शाही की उपाधि ली। मुबारक शाह के दरबार में प्रसिद्ध लेखक शर हिंदी था, जिसने तारीख़ मुबारक शाही लिखी। यमुना के तट पर मुबारक शाह ने मुबारकाबाद नामक एक नगर को बसाया था। अब आता है लोधी वंश। लोधी वंश अफ़गान के लोधी जनजाति का था। बहलुल खान लोधी ने लोधी वंश की शुरुआत की। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला पश्तून था। बहलुल लोधी ने अपना शासन शुरू किया। दिल्ली सल्तनत पर प्रभाव का विस्तार करने के लिए मुस्लिम जौनपुर सल्तनत पर हमला करके, जो कि एक संधि के द्वारा आंशिक रूप से सफल हुए। इसके बाद दिल्ली से वाराणसी फिर बंगाल प्रांत की सीमा पर का क्षेत्र वापस दिल्ली सल्तनत के प्रभाव में आ गया। लोधी वंश के शासक थे, एक तो बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। ये उनके प्रमुख राजा हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। मध्यकालीन भारत में महत्वपूर्ण प्रश्न। उत्तर बहलोल लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था। उसने बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण की थी। बहलोल लोधी का पुत्र निज़ाम खां सुल्तान सिकंदर शाह लोधी की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। तो कौन करेगा? सिकंदर लोधी करेंगे आगरा की स्थापना, तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर शाह लोधी द्वारा माप का एक पैमाना, जिसे कि गज़े सिकंदरी प्रचलित की। सिकंदर लोधी ने ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को तुड़वाकर कसाईयों को मांस तौलने के लिए बना दिए। सिकंदर लोधी के आदेश पर संस्कृत ग्रंथ आयुर्वेद का फारसी में अनुवाद फरहंगे सिकंदरी नाम से करवाया। गले में कैंसर से सिकंदर लोधी की मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठा। इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां एवं पंजाब के शासक दौलत खां लोधी ने काबुल के शासक बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने का नियंत्रण दिया। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच
21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की बुरी तरह हार हो गई। इब्राहिम लोदी उसी युद्ध में मारा गया। दिल्ली के सल्तनत काल का यहीं पर अंत हो जाता है। तो कब हुआ था? पानीपत के युद्ध में हुआ था अंत। किसका? इब्राहिम लोदी का। और बाबर जीत जाते हैं और यहीं पर लोदी वंश की समाप्ति हो जाती है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारकर दिल्ली में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे मुग़ल शासन। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।